गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए न्यूनतम वर्ग विधि के बारे में बताऊंगी कि न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा किस प्रकार हम व्यावसायिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, काल श्रेणी विश्लेषण में हमें विभिन्न वर्षों के आंकड़े तथ्य गिवन होते हैं जिसके आधार पर हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज्ञात करने के लिए, दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के अनुसार हमें समंग गिवन है उसके द्वारा हम एक सर्वाधिक उपयुक्त रेखा का निर्माण करते हैं जिसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं, और इस विधि का प्रयोग करते हुए हम व्यावसायिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें पिछले 10 वर्षों के आंकड़े गिवन है जिसमें सेल्स गिवन है पिछले 10 वर्षों के लिए, और हमें अगले वर्ष के लिए सेल्स का पूर्वानुमान लगाना है। सपोज हमें 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की सेल्स गिवन है और 2021 के लिए पूर्वानुमान लगाना है। तो उन आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए हम 2021 की सेल्स का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर उत्पादन गिवन है तो हम उत्पादन का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हमें निकालनी है, ट्रेंड वैल्यू, उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस विधि को सर्वोत्तम उपयुक्त विधि इसलिए भी कहते हैं कि इसमें जो भी हम दीर्घकालीन प्रवृत्तियां का पूर्वानुमान लगा रहे हैं और जो हमें गिवन बिंदु है उनके बीच का जो अंतर होता है, हमें जो गिवन आंकड़े हैं उनका अंतर क्या होता है, न्यूनतम होता है, वेरिएशन मिनिमम होता है। तो इसलिए इस विधि के द्वारा हम जो है सर्वोत्तम और शुद्ध और सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा पूर्वानुमान लगाने के लिए एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग किया जाता है, y = a + bx। यहाँ पर जो y है वो रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू है जो कि हमें निकालनी है, जिसका उपनति मूल्य हमें ज्ञात करना है। x समय है, समय की इकाई जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, विभिन्न समय के जो हमें वैल्यूज गिवन है समय, उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाएंगे। तो इस इकाई में a और b ये कांस्टेंट है, अचर मूल्य है, और a और b का अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें x गिवन है तो y का हम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें a और b का जो निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित जो दो युगपत समीकरण है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की सहायता से हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, y = a + bx, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सिग्मा करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा करते हैं और x, सिग्मा y = na + b सिग्मा x, मतलब पहले खाली सिग्मा ही करते हैं, है ना। तो सिग्मा करते हैं तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा y = a को सिग्मा करेंगे तो 5 बार a आएगा, तो जितनी भी अगर 6 वर्ष के आंकड़े गिने तो 6 बार आएगा। तो यहाँ n का मतलब जो कि हमें समय अवधि की जो संख्या, अवधियों की संख्या है वो n कहलाती है। तो na हो गया प्लस b और x को सिग्मा करेंगे तो सिग्मा x, और दूसरी इक्वेशन में इसको x से मल्टीप्लाई करके सिग्मा करेंगे। तो x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे y को तो क्या हो जाएगा xy, और सिग्मा करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा xy। ये याद करने का तरीका है, अगर आपको ऐसे याद हो जाती है तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, अदरवाइज आप इस तरह से इसको आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो गया, उसका सिग्मा कर दिया। a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और x से मल्टीप्लाई किया तो ax आ गया, तो a बाहर आ गया, और सिग्मा किया तो सिग्मा x प्लस b, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, उसका सिग्मा कर देंगे b सिग्मा x²। तो इन दो इक्वेशन को हम हल करते हुए a और b की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको रिक्वायर्ड समीकरण में रख कर a और b की समीकरण हमें जो है दीर्घकालीन प्रवृत्ति रेखा प्राप्त हो जाती है। हम उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। इसके अलावा a और b की गणना अगर आपको इक्वेशन सोल्व नहीं करनी तो आप इस सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है ये, a की वैल्यू आप सिग्मा y मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ गुना है, मल्टीप्लाई सिग्मा x² माइनस सिग्मा xy डॉट सिग्मा x मल्टीप्लाई, और डिवाइड कर देंगे इसको n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का स्क्वायर। और b की वैल्यू निकालने के लिए n मल्टीप्लाई बाई सिग्मा xy माइनस, इसमें सिग्मा x और सिग्मा y को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे n सिग्मा x के, वो दोनों में सेम रहेगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली जो वैल्यू है वो दोनों में सेम है, a में भी और b में भी। तो ये n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x²।
केवल आपको ऊपर वाली वैल्यू दोनों में अलग है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे निकालेंगे। यदि सिग्मा एक्स जीरो हो जाता है, अगर सिग्मा एक्स जीरो हो जाता है तो ए की वैल्यू सिंपल सिग्मा वाई को एन से भाग करके निकल जाएगी, और बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई को सिग्मा एक्स स्क्वायर से भाग करके निकल जाएगी। जैसे आप इक्वेशन ए में भी पुट करके देखिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स जीरो हो गया तो बी सिग्मा एक्स जीरो हो गया, है ना। तो ए की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वाई को एन से भाग कर दिया। और दूसरी इक्वेशन में अगर हम सिग्मा एक्स वाई को जीरो पुट करते हैं तो आप देखिए दूसरी इक्वेशन में ए सिग्मा एक्स ये जीरो हो जाएगा, तो इससे बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू निकल जाएगी, दूसरी इक्वेशन से बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको इक्वेशन देखने की जरूरत है, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अभी अब इसको उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे ये पहले है, नीचे दिए गए समकों से न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा प्रवृत्ति मूल्यों की गणना कीजिए तथा वर्ष 2013 के लिए विक्रय ज्ञात कीजिए। तो हमें ईयर्स गिवन है 2004, 5, 6, 7, 8, 5 वर्ष गिवन है। उनकी सेल्स गिवन है, सेल्स ऑफ टेलीविज़न जो गिवन है वो 12, 18, 20, 23 और 27, ये हजार में है। 12,000, 2005 में 18,000, 6 में 20, 2007 में 13 और 2008 में 27। इससे एक तो हमें प्रवृत्ति मूल्य ज्ञात करने, प्रवृत्ति मूल्य का मतलब है 2004 की, ये तो एक्चुअल सेल्स गिवन है, लेकिन हमें जो ट्रेंड वैल्यू जो निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड जो ट्रेंड वैल्यू है वो निकालेंगे 2004 में। इस क्वेश्चन के द्वारा क्या हो सकती थी, 5, 6, 7, 8, और इसके अलावा 2013 के लिए भी हम सेल्स का पूर्वानुमान लगाएंगे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, अगर ये जो ईयर्स हैं, अगर ये जो नंबर ऑफ 5 साल है ना, जैसे अगर ये ओड फिगर है, ठीक है, तो उसमें हम सेंटर वर्ष बीच का साल 2006 को आधार वर्ष मानते हुए हम निकालते हैं, तो ये जीरो हो जाता है। तो हम शॉर्टकट मेथड जो भी पहले बताया है, ये जो मेथड है ये शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है, जिसमें ए और बी की वैल्यू सिग्मा वाई अपॉन एन और बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स के द्वारा निकालते हैं। तो इसको अपना सकते हैं। अगर ये संख्या अगर विश्व में है ना ओड है तो 5 है, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे है। अगर ये सम है, ठीक है, अगर ये 6 वर्ष है, 8 वर्ष है, तो उस स्थिति में सिग्मा एक जीरो नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी नेक्स्ट। तो उस स्थिति में हमें जो पहले वाला मेथड है, ये वाला मेथड, या तो इक्वेशन लेंगे या हम ये फॉर्मूला ए और बी वाला फॉर्मूला यूज करके हम रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड उपनति मूल्य रेखा ज्ञात करेंगे। तो आप इसमें देखिए इस क्वेश्चन में, तो हमें जैसे इसमें हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो ईयर्स गिवन है, जैसे 2004, 5, 6, 7, 8, इनकी सेल्स दिखा दी, हमने इसको टाइम दे दिया। सेल्स कितनी है, 12, 18, 20, 23 और 27, ये 1000 में है, ठीक है। और इसको हम टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 100। इसके बाद हम कोई आधार वर्ष लेंगे, तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, बीच का वर्ष ले लेते हैं आधार वर्ष, ताकि जीरो हो जाए सिग्मा एक्स जीरो होने से हमारी जो क्वेश्चन होता है वो आसान हो जाता है सॉल्व करना, इसलिए हम उसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो ये 5 वर्ष है, तो बीच का वर्ष क्या हो गया, 2006। तो 2006 को हम आधार वर्ष और बेस ईयर लेंगे और उसको बाकी टाइम में से घटा देंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी माइनस 2006, मतलब जो भी आधार वर्ष है उसको घटा के टी में से। तो समय जो टी में है, 2004 में से 6 घटाएंगे, 2006 तो कितना रहेगा, -2। 5 में से 6 घटाएंगे तो -1। 6 में से 6 घटाएंगे 0 ही आ जाएगा। 7 में से 2006 घटाएंगे 1, और 8 में से 2006 घटाएंगे 2, ठीक है। तो टोटल एक्स का टोटल करेंगे तो आप देख लीजिए क्या हो गया, 0। तो जब सिग्मा एक्स 0 हो जाता है तो हम ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद है एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1 0, 1 का 1 2 का 4, ठीक है। और इसके टोटल कितना हो गया, 10। उस एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके निकाला, वाई सेल्स है और एक्स ये टाइम जो है जो आफ्टर आधार वर्ष के बाद घटाने के बाद है। तो ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, 18 को 1 -1 से करेंगे -18, 20 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 आती है। 23 को 1 से 23 और 27 को 2 से 54, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, ये 35, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ से हम अब बेस ईयर इक्वेशन क्या है हमारी, y = a + bx।
ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है तो वैल्यू ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं कि सिग्मा वाई को एन से भाग कर दे देंगे, तो सिग्मा वाई कितना है 100 और एन कितना है, टोटल वर्ष कितने हैं 5, टोटल यहाँ मैंने ऊपर करके भी दिखा दिया आपको 5, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाई लिखा है, इसको बी पढ़े, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी क्या आएगा सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाई नहीं है ये बी है ना, तो इसको तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 35 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10, तो 35 को 10 से भाग करेंगे 3.5, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल टू 20, ए की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू कितनी है 3.5 और x, ठीक है। अब हमें 2013 के लिए सेल्स निकालनी है, तो 2013 के लिए पहले हम देखेंगे कि x क्या होगा, तो अगर 2013 में x की वैल्यू क्या होगी 2013 माइनस उसमें से जो आधार वर्ष जो माना है वो घटा देंगे 2006, तो 2013 में x कितना होगा 7, वैसे भी आप देखिए 2008 में कितना है x 2, 9 में 3 हो जाएगा, 10 में 4, 11 में 5, 12 में 6 और 13 में 7 है ना। वैसे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जिस वर्ष के लिए निकालनी है उसमें से आधार वर्ष घटा के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2013 में से 2006 घटाएंगे तो x इतना हो गया 7। ये अलग अलग क्वेश्चनों में अलग तरीके से हो सकता है, इसमें हमने आधार वर्ष 2006 माना है। कई बार क्वेश्चन में आपको लिखा होता है कि आपको आधार वर्ष 2004 लेना है, तो जब आप आधार वर्ष 2004 लेंगे तब 2004 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। उस केस में हो सकता है यहाँ पे सिग्मा एक्स 0 ना हो पाए, तो आपको जो पहले मेथड है, मैं आपको उसको अभी एक्सप्लेन भी करूँगी इस मेथड को, तो वो वाला मेथड यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है कि आधार वर्ष जो लेना है तो वही लेना होगा, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी आधार वर्ष ले सकते हैं, ठीक है। अगर विश्व में संख्या 5, 7, 9 है n, तो आप बीच का ले, और सम में है तो बीच का लेंगे, पर उसमें सिग्मा एक्स 0 नहीं होगा और आपको पहले वाला मेथड जो है वो उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसमें हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, ठीक है। तो x कितना हो गया इसमें 7, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी फिर, a तो 20 है, b 3.5 है और x कितना है 7, तो 3.5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24.5, 24.5 को 20 में जोड़ेंगे टोटल कितना आ गया 44.5, और ये थाउजेंड्स में फिगर है, तो सेल कितनी होगी 2013 के लिए टीवी की सेल कितनी होगी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,500, तो एक्सपेक्टेड सेल जो 2013 में है वो कितनी होगी 44,500, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछी गई थी, इसमें हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, उपनति मूल्य ज्ञात करने हैं, तो उपनति मूल्य ऊपर ही मैंने, अब देखो क्वेश्चन जहाँ सोल्व किया ऊपर ही दिखाई है ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। अगर ये जब पूछी गई है तभी निकालनी है ऊपर वाली ट्रेंड्स वैल्यू, अदरवाइज इनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेंड वैल्यू इस इक्वेशन पता ही है आपको, बता दी मैंने, समीकरण क्या है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए कितना है यहाँ पर 20 प्लस 3.5 b 3.5 है और x, तो हर वर्ष के आगे से 2004 में x कितना है -2, तो 20 प्लस 3.5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 -7, तो 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। इसी के बाद 2005 के लिए x क्वेश्चन में ही दिख रहा है ऊपर सोल्यूशन में, x कितना है -1, तो 3.5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3.5 आ गया, और 20 में से 3.5 घटाएंगे तो 16.5। इसी प्रकार 2006 में 0 है x, तो 20 प्लस 3.5 b है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 से रहेगा। 7 में 1 है x, तो 20 प्लस 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आएगा, तो 20 में 3.5 जोड़ेंगे तो 23.5, और 2008 में 2 है x, तो 20 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। तो विभिन्न ट्रेंड वैल्यूज़ हैं ये आपकी, और एक्चुअल में अगर आप देखो तो 2004 में सेल्स 12 थी, ट्रेंड वैल्यू 13 आई है, सेल्स 15 थी, ट्रेंड वैल्यू 16.5 आई है, 2006 में 20 थी और ट्रेंड वैल्यू भी 20 है, ये बेस ईयर में सेम आएगी हमेशा, और 7 में 23 है तो कितनी है ये 23.5 आई है, और 2008 में 27 थी तो ये 27 ही आई है। तो आप ये देखिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें, है ना, वेरिएशन जो है बहुत ही कम वेरिएशंस हैं क्वेश्चन में, अगर आप देखते हैं तो वेरिएशन नाम मात्र के हैं, तो इसलिए इस मेथड को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है जिसके द्वारा हमने इसको सॉल्व किया। अब मेरे को एक इलस्ट्रेशन और बताती हूँ आपको। जैसे निम्नलिखित विक्रिय समकोण से न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा का निर्धारण करना है। रेखा आपको खींचनी है और वर्ष 2000 की बिक्री की गणना के लिए इस रेखा का प्रयोग कीजिए और 2010 के लिए हमें सेल्स निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में 2003, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी एक्स है ये, ठीक है, ये टाइम है। इनकी हमें सेल्स जो गिवन है वो है 9.6, ये भी 1000 में है, 11.5, 11.6, 13.2 मतलब 13,200, 2007 में 13.8 और 2008 में 15.3, ठीक है। और एन कितने हो गए यहाँ पर 6, एन टोटल हो गए 6। तो ये सम फिगर है, इसमें अगर हम बीच का वर्ष कोई भी 2 वर्ष है बीच के 5 और 6, तो इसमें अगर हम बीच का कोई आधार वर्ष लेते हैं तो सिग्मा एक 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने 2003 को आधार वर्ष लेके क्वेश्चन किया है। अगर आप 5 भी आधार वर्ष लेके करते हैं तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें एक्स डिफरेंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू, क्योंकि जब आप टी में से एक्स घटाओगे तो ऑब्वियसली 5 हटाएंगे तो एक्स अलग आएगा, और अगर हम आधार वर्ष 2003 लेते हैं तो एक्स अलग आएगा। तो बेटर यही है कि आप जो पहला साल गिवन है उसी को ही आधार वर्ष ले लें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। अगर ये नंबर ऑफ ईयर्स हमारे सम संख्या है या क्वेश्चन में जो भी आधार वर्ष गिवन है पूछा है कि उसको मानते हुए क्वेश्चन करना है तो उसको ही लेंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आधार वर्ष किया है 2003, ठीक है। तो इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो निकाली है, समय में से जो टी में से हमने आधार वर्ष माइनस करके, तो 2003 में से आधार वर्ष 2003 ही है तो 2003 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 2005 में से 3 माइनस करेंगे 2, 6 में से करेंगे तो 3, 7 में से करेंगे 2003 तो 4 आ जाएगा, और 2008 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये एक्स की वैल्यू और एक्स का टोटल हो गया 15। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिग्मा एक 0 नहीं हो पाया है, तो इसमें हम इक्वेशन के द्वारा या फॉर्मूले के द्वारा इस क्वेश्चन को करेंगे। आप नीचे देखेंगे भी y आपको 9.6, 11.5, 11.6, 13.2, 13.8 और 15.3 ये गिवन है सीरीज, इन सबको जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया 75। एक्स का स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर तो आपको पता ही ना, 0 को 0 से मल्टीप्लाई है 0, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16 और 5 को 5 से 25। ये स्क्वायर आ गया, टोटल कितने आए इसका 55। एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.6 को 0 से करेंगे तो 0, 11.5 को 1 से करेंगे 11.5, इसी प्रकार सबको कर दिया। 11.6 को 2 से किया तो 23.2, 13.2 को 3 से किया तो 39.6, 13.8 को 4 से किया तो आया 55.2, और 15.3 को 5 से किया तो 76.5, टोटल आ गया 206। समीकरण है y = a + bx, और a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम ये दो युगपत समीकरण है इनकी सहायता से ज्ञात करेंगे। सिग्मा y = na + b सिग्मा x और सिग्मा x y a सिग्मा x + b सिग्मा x स्क्वायर। अब जो ऊपर जो वैल्यूज़ है इसमें हम रख देंगे, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशंस में। सिग्मा y कितना है पहली इक्वेशन में, सिग्मा y कितना है 75, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है n 6 है, ठीक है। b कितना है, b निकालना है, और सिग्मा x कितना है इसमें, सिग्मा x 15, तो 15 b हो गया। दूसरी इक्वेशन में सिग्मा एक्स वाई 206 आ गया, प्लस a सिग्मा x 15 है तो 15 a हो गया, और सिग्मा x स्क्वायर कितना है 55, तो 55 b, ठीक है। ये दो इक्वेशंस होगी। अब इन दो इक्वेशंस को हम किसी भी वैल्यू को, चाहे a को बराबर कर ले चाहे b को बराबर कर ले, उनको बराबर करेंगे और उसके बाद हम इसको इक्वेशन को हल करेंगे। तो बराबर अगर a और b को करते हैं तो a को ही कर लो क्योंकि a ज़्यादा आसान है करना। तो पहली इक्वेशन को अगर हम a कितना है 6 और दूसरी इक्वेशन में a कितना है, a के मतलब a का जो फैक्टर है उसके साथ जो गुणांक है वो कितना है 15। तो पहली इक्वेशन को हम 15 से और दूसरी इक्वेशन को 6 से, ये मैं थोड़ा क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसलिए 15 और 6 लिया। इसको हम अगर हम 5 की टेबल से 5 से डिवाइड भी करें तो
6 और 15 नहीं, 5 नहीं आएगा, 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6 और 15 5 से भी आ सकता है, फिर हम मल्टीप्लाई करके 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर हो सकती है। लेकिन आसान तरीका यही है कि जो उनका गुणांक है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपकी इक्वेशन बराबर आ जाए और सॉल्व हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को बी वाली इक्वेशन का जो गुणांक है ए का वो 15 उससे मल्टीप्लाई किया, और दूसरी वाली इक्वेशन को जो पहली इक्वेशन में ए का गुणांक है 6, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया, रिवर्स कर दिया ताकि वो बराबर हो जाए। तो पहली इक्वेशन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 15 से 1125 आ गया, 6 को 15 से करेंगे 90 आ गया, और 15 को 15 से करेंगे 225 भी आ गया। दूसरी वाली इक्वेशन को 6 से करेंगे तो 206 को 6 से करेंगे तो 1236 आ गया, 15 को 6 से करेंगे तो 90 ए है ही साथ में, प्लस 55 को 6 से करेंगे 330। तो अभी देख लो ए बराबर हो गया 90 और 90। अभी इनको घटा देंगे आपस में एक दूसरे में से। तो अगर दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 1236 में से 1125 माइनस करेंगे तो 111 आ गया, ठीक है। ए और ए तो 0 ही हो गया, 0 हो गया, और बी कितना आ गया, 330 में 225 माइनस किया तो 105 बी की वैल्यू आ गई। 111 को हम डिवाइड करेंगे 105 से, 111 को हम डिवाइड करेंगे 105 से, तो बी की वैल्यू क्या देगी 1.057, ठीक है। इसी प्रकार पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 और 2 में भी। ये लाइन बीच में ड्रॉ करके मैंने लिखा है, आप नीचे भी डाल सकते हैं, मेरे को तो समझाना था इसलिए एक पेज पर लिया। तो इक्वेशन में डालेंगे तो 75 इक्वल टू 6 ए की वैल्यू तो निकालनी है, प्लस 15, और बी की वैल्यू कितनी है ये 1.057, ठीक है, ये जो निकाली है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 को 1.057 से 15.855, और इसको 75 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 59.145, और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 9.857, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से, ये मैं यहाँ लिखा नहीं है तो 59.145 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 9.857 यहाँ डिवाइड कर देंगे आप। तो ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या आ गई, y इक्वल टू ए 9.857 ए की वैल्यू, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी 1.057 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। तो इसमें तो y कितना हो गया 9.587 प्लस 1.057 इंटू मल्टीप्लाई, ये ऊपर x है ना, इंटू 2010 के लिए निकालना है तो बेस ईयर 3 है ना, और 2010 के लिए निकालना है तो 2010 में जो 3 घटाएंगे तो x कितना आ जाएगा 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1.057 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7.399, और टोटल आ गया आपका 17.256। तो सेल्स फॉर 2010 के लिए फोरकास्ट कितना हो गया सेल्स का, जो पूर्वानुमान जो हो गया 17,256 यूनिट्स, ठीक है। इसमें हमें ट्रेंड वैल्यूज नहीं निकालनी थी, केवल आपको 2010 के लिए सेल्स निकालनी थी, इसलिए हमने ट्रेंड वैल्यूज नहीं दिखाई है। इसको वैकल्पिक विधि के द्वारा भी, सूत्र विधि के भी द्वारा फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं। ये कर रखा है मैंने, से ए की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स एन, इसको डिवाइड करेंगे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में सब पुट कर दिया। सिग्मा वाई 75 था, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 55 माइनस सिग्मा एक्स वाई 206 है। फॉर्मूला ज़्यादा आसान है, अगर आपसे इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती तो आप फॉर्मूला से क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए ना। तो सिग्मा एक्स कितना है 15, और नीचे वाला एन कितना है 6 है, सिग्मा एक्स के 55 और सिग्मा एक्स 15 इंटू 15, स्क्वेयर का मतलब 15 इंटू 15 हो गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किया 75 को 55 से तो 4125 आ गया, 206 को 15 से किया तो 3090 आ गया, 3090, और एन 6 को 55 से किया तो 330, और 15 को 15 से किया तो 225, टोटल आ गया 1035। 105 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा 9.857, ठीक है। इसी प्रकार बी की गणना की है फॉर्मूले में, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, उसको डिवाइड किया एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर से। एन 6 है, सिग्मा एक्स वाई 206 है, माइनस सिग्मा एक्स 15 है, सिग्मा वाई 75 है, एन 6 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो 55 है, और सिग्मा एक्स 15 है तो उसको स्क्वायर किया तो 15 इंटू 15 हो गया, तो
6 को 206 से वही मल्टीप्लाई किया 1236, 15 को 75 से किया तो 1125, 6 को 55 से किया 330 और 225 नीचे वाला सेम ही है दोनों में फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है, तो अब दोनों में सेम तरीके से हो जाएगा। और माइनस किया तो 111 आ गया और 330 में से 225 माइनस किया तो 105, डिवाइड किया तो 1.057। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ए कितना है 9.857 प्लस बी आया 1.057 इंटू एक्स। अब सेल फॉर जैसे वाई की हमें निकालनी थी, जैसे पहले निकाली है आपने, दोनों विधि ये वैकल्पिक विधि है, पहली विधि अब दूसरी विधि कोई भी प्रयोग में ला सकते हो। तो 2010 के लिए एक्स कितना हुआ 7, ठीक है, ये पहले ही बता दिया था कि 2010 में से आधार वर्ष घटा देंगे, आधार वर्ष 2003 तो एक्स कितना आ गया 7। तो 9.857 प्लस 1.057, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 1.507 को और उसमें ये ऐड कर दिए तो टोटल कितना आ गया 17.256। तो टोटल हो गया 17,256। दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए हम जो है दीर्घकालीन उपनति का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इसके आधार पर हम कोई सेल्स काल श्रेणी विश्लेषण में अगर हमें तथ्य गिवन है तो सेल्स उत्पादन जो भी हमें पूर्वानुमान लगाने हैं उसका पूर्वानुमान हम आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू।